आप मेरे साथ हड़प्पा सभ्यता के निंजा बनने वाले हो और इसमें TRE4 और BPSC में बहुत टॉप स्कोर लाने वाले। वो कहावत है ना, पढ़ाई से जीत और मेहनत से फतेह। तो चलिए हम लोग साथ में मिलकर के मेहनत करते हैं और फतेह करते हैं इस BPSC TRE को। इस चैप्टर से BPSC के विभिन्न परीक्षा में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। और इस बार मैंने आप लोगों के लिए कुछ सुधार किया है, जहाँ पे NCERT में कुछ प्रॉब्लम अगर मतलब जैसे पढ़ते हो आप, तो उसके बगल में वो मैप्स या वो इमेज ना दे करके 2-3 पेज आगे दिया जाता है, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले करके उसके बगल में ही उसको सेट कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मेरे से कनेक्ट करो, टेलीग्राम से जुड़ो, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछो। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं और इसका टॉपिक का नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो भारतीय सभ्यता का प्रारंभ मतलब क्या हुआ, कौन सा सभ्यता की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और ये एक ऐसी सभ्यता थी जो कि उस समय इतना स्मार्ट था, उस समय इतना उसका शहर स्मार्ट था कि आज के इंजीनियर्स भी इसको देख करके हैरान हो जाएंगे। आपको ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितने भी ये TRE4 आने वाला है, BPSC आने वाली है, ये सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग 2 से 3 MCQ तो इससे आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उसके अनुसार, गाइड के अनुसार चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो पढ़े सो जीते, जो समझे सो सजे। मतलब जो पढ़ेगा वो तो जीतेगा ही, लेकिन जो समझेगा वो सजता है, वो अच्छा फलता फूलता है, ठीक है। तो इसी आधार पे नोट पेन तैयार कीजिए और हड़प्पा की टाइम मशीन में शेयर करते हैं, ठीक है। वैसे अगर हड़प्पा वाले आज होते तो उनका जो स्नानागार है, जो कि मोहनजोदारो में मिला है, वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो चुका होता। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है BB लाल, ठीक है, BB लाल। ये कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता से ही बिलोंग करते थे, उनके उत्खनन से, जो उनकी खुदाई हुई थी उनसे बिलोंग करते थे। इन्हें 2021 में भारतीय सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण दिया। पद्म विभूषण सेकेंड सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब सेकेंड सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न के बाद। तो चलिए इनका क्या कहना था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये देखते हैं, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी ये, जो हड़प्पा, जिसको आज मतलब सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी आजकल बोलने लगे हैं। इस वाले NCERT में इस शब्द को जोड़ा गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे पूछ देगा आपको हड़प्पा सभ्यता को किन और नामों से भी जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। BB लाल जी का कहना था कि वास्तव में ये कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। कैसे? यह एक संतुलित समुदाय इसमें था, ठीक है, एक बहुत ही संतुलित समुदाय था, जहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था, ठीक है। जो धनवान थे, निर्धन थे, कोई उतना ज़्यादा ही अंतर नहीं था। जिसमें अभी देखते हो एक अंबानी है, एक किसी के खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं था वहाँ पर, मतलब उतना ज़्यादा अंतर नहीं था। संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं था, ठीक है, बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई पड़ता है। यानी एक दूसरे का शोषण नहीं था। जो कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई मतलब उस चीज़ का प्रशासन व्यवस्था को देख रहा है, तो सभी मिलजुल कर काम करते थे। एक तरह से कल्याणकारी टाइप का राज था। यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में BB लाल जी का कहना था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। इन प्रश्न के आधार पर आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसको इसी प्रश्न के आधार पर डील करेंगे। जैसे सभ्यता क्या है, ठीक है, सभ्यता क्या है, ये क्या भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, उसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या थी, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे नीचे, ठीक है। ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है ये NCERT में है। ये क्या है? धोलावीरा का किला क्षेत्र है, ठीक है। धोलावीरा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसका किला वाला है, फोर्ट वाला जो होता है, उसका एक उत्तरी प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री होती थी, ठीक है। ये किला है, ये धौलावीरा का आप देख रहे हो कितना उन्नत है। देखो यहाँ पे पत्थर से बने हुए हैं, और सब जगह आपको ईंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पत्थर आपको मिलेंगे, पत्थर से बने हुए चीज़ मिलेंगे। जो भी नींव वीव है सब पत्थर से ही रहता था यहाँ पे। तो चलिए, तो हम लोग जैसे अभी देखे थे वहाँ पे 3 क्वेश्चंस थी। उसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि सभ्यता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पिछला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा कि मनुष्य
का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा। मतलब जैसे धीरे धीरे सब कुछ डेवलपमेंट हुआ तो उसका एक समूह एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। पहले खानाबदोश वाली ज़िंदगी जीते थे वो लोग। मतलब यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ पे कुछ दिन खेती किए, वहाँ पे कुछ जानवरों को मार करके खाए, फिर वहाँ पे जब वो आबादी घट गई फिर दूसरी जगह चले गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फिर कुछ समय के बाद ये लोग धीरे धीरे समूह में रहना पसंद करने लगे, क्योंकि आपसी सामंजस्य बैठाने से अच्छा काम होता, अच्छा उनका जीवन रहन सहन अच्छा होने लगता था। तो एक जगह होने लगे तो कृषि भी होने लगा, तो इसमें कुछ तकनीक का विकास हुआ, जैसे भवन निर्माण वगैरह आगे बढ़ा। उसका फिर धातु विज्ञान आया। धातु विज्ञान जानते हो ना आप लोग, जैसे मिश्र धातु, जैसे कुछ एक धातु को लिए, दो धातु को दूसरे धातु को लिए, दोनों को मिला करके एक तीसरी धातु बना लिया, जिसमें कि बहुत ही अलग टाइप की प्रॉपर्टी आ जाए, यानी वो कठोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, कांस का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। ये कॉपर और टिन से मिल करके बना होता था, ठीक है, टिन से मिल करके बना होता था। तो यहाँ पर धातु विज्ञान का विकास हुआ, ठीक है। उसके यातायात साधन का विकास हुआ, एक अलग सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला टर्म क्या है कि आखिर सभ्यता है क्या, ठीक है, आखिर सभ्यता है क्या। तो इसका शब्द समानता, इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे एक कोई मानव समाज है, उसका जो एक पूरा डेवलप्ड जो स्थिति होगा, उस स्थिति को हम लोग सभ्यता बोल देते हैं, ठीक है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर इस बात पर विचार करेंगे कि एक सभ्यता में कम से कम कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम लोग बोलेंगे कि ये सभ्यता है, ठीक है। जैसे देखो आप यहाँ पे पहला चीज़ तो क्या है, शासन और प्रशासन का कोई रूप होना चाहिए, ठीक है। जटिल समाज हो और उसके अनेक क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु, जैसे भारत का परिदृश्य क्या है, एक जटिल समाज है, इसमें विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनके प्रबंधन के लिए एक प्रशासन है, एक शासन है, ठीक है। अभी देखो जैसे नगरीकरण, तो नगर योजना हो, नगरों का विकास हो, गांव है, नगर भी होना चाहिए, उनका प्रबंधन कैसे होगा, उसमें जल प्रबंधन कैसे होगा, तो जल निकास व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तब आते हैं विभिन्न प्रकार के शिल्प का प्रयोग, जैसे कच्चे माल, पत्थर, धातु वगैरह का, इसका प्रबंधन होना चाहिए। तैयार माल जैसे आभूषण, उपकरण का उत्पादन होते रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं व्यापार, सभी प्रकार के वस्तु का आदान प्रदान। जैसे आप किसी व्यापार करोगे तो आप एक शहर से एक, जैसे हड़प्पा के अंदर ही लोग व्यापार करते थे, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करते थे अपने, जैसे धोलावीरा से कालीबंगा में व्यापार करते होंगे, फिर हड़प्पा से मोहनजोदड़ो में कुछ चीज़ें जाती होंगी, मोहनजोदड़ो से कुछ चीज़ें हड़प्पा में आती होंगी। उसी तरह यहाँ से जब इस क्षेत्र से दूसरे जगह दूसरे क्षेत्र में, जैसे मेसोपोटामिया वगैरह में, वहाँ के लिए व्यापार होता होगा, तो ये तो हड़प्पा से बाहर की चीज़ें होंगी, बाहर के स्थल हो गए, ठीक है। तो ये व्यापार होता होगा, या तो एक क्षेत्र के अंदर ही होता होगा, या दूरस्थ या विश्व के किसी अन्य भाग के साथ व्यापार होता होगा। इन सब चीज़ें चाहिए उस सभ्यता को विकसित होने के लिए। लेखन का कोई रूप होना चाहिए, अभिलेख को रखने और संवाद करने के लिए आवश्यक है। किसी भी चीज़ के लेखा जोखा के रखने के लिए लेखन का कोई रूप होना चाहिए। आप संवाद करोगे किसी से तो उसके लिए भी कुछ लिखी हुई चीज़ वस्तुएँ चाहिए, जैसे अभिलेख को रखने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा आपको, तो उस चीज़ के लिए भी लिपि चाहिए। किसी से कोई बात करना है या किसी दूसरे क्षेत्र वाले से कुछ संवाद करना है तो उसके लिए भी कोई लेखन का एक रूप विकसित होना चाहिए, ठीक है। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार होना चाहिए, जैसे कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपरा, मतलब जैसे एक मुंह से दूसरे कान तक जाना, फिर उस मुंह से दूसरे कान तक जाना, तो ये श्रुति परंपराएं होनी चाहिए। सामाजिक रीति रिवाज के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जो रीति रिवाज हम लोग जो हैं, जैसे होली दिवाली मनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जीवन और विश्व का अभिव्यक्ति, जीवन अच्छा बनता है और विश्व से हम लोग जुड़ पाते हैं, ठीक है। कृषि उत्पादकता होना चाहिए कि जो कि गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। कृषि उत्पादकता होगा, जैसे ये गांव में होंगे कुछ काम वाम होगा, तो एक धीरे धीरे करते करते एक नगर यहाँ पे डेवलप हो गया। जैसे मान के चलो कि पटना एक नगर हो गया, ठीक है, लेकिन उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा, जो गांव वाला इलाका होगा, वहाँ पे खेतियाँ होती होंगी, खेती होते होंगे, तो वहाँ से जो भी प्रोडक्ट खेती के रूप में यहाँ से निकलते होंगे वो पटना पहुँचेगा। तो ये गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके, तो इस टाइप का व्यवस्था होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सभ्यता का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा में लगभग ये सब चीज़ें थी, इसलिए हम लोग हड़प्पा को सभ्यता बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए इस चीज़ को क्यों सभ्यता बोलेंगे, ठीक है। तो सभ्यता के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो भी हम लोग ऊपर देखे हैं कि एक सभ्यता होने के लिए, सभ्यता बनने के लिए क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए।
तो इन विशेषताओं को आज जो हम लोग का समाज है उसमें तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ विशेषताएं हमारी हैं। तो हमने सभ्यता को परिभाषित किया और अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ क्या किया है कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर, जैसे कुछ चीज़ें बात यहाँ पे हो रही है लेकिन उसका इमेज एनसीईआरटी में दूसरे तीसरे पेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो मैं उस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ मैंने उसे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया, तो ये जो यहाँ पे इराक वगैरह का क्षेत्र था और सीरिया वगैरह का क्षेत्र था, यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट हुआ? मेसोपोटामिया। एक बार पूछा हुआ है कि मेसोपोटामिया वर्तमान का कौन सा देश है। ठीक है, तो इराक बोल देते हैं। ठीक है, इराक। और अगर उस सभ्यता के बारे में देखो तो इराक और सीरिया दोनों में लगभग थोड़ा थोड़ा सीरिया में भी फैला हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे कब का 6000 वर्ष पहले सभ्यता आरंभ हुआ। उसके कुछ शताब्दियों बाद मिस्र में आरंभ हुआ। सही अर्थ में उन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता का आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी। और मान के चलो इन सभ्यताओं में जो डेवलपमेंट हुआ ये धीरे धीरे करके हम लोग जो अभी जिस स्थिति में, जिस डेवलप स्थिति में है, उस स्थिति में आने के लिए हम लोग के उसी प्राचीन सभ्यताओं की देन है। ठीक है, अभी हम केवल भारतीय, लेकिन हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इनका कहना है कि इसमें हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे हम लोग फोकस करेंगे। और इस क्षेत्र में कौन सी सभ्यता डेवलप थी? हड़प्पा। कौन सी? हड़प्पा। ठीक है, चलिए ये देखो एक टाइमलाइन है। ठीक है, समय रेखा आप लोग को मैंने बताया था सामान्य संवत पूर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? BCE। ठीक है, तो ये देखो 4000 वर्ष BC, 4000 BCE में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। ये कहाँ पे? इराक। ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि पूछ ही देगा। ये देखो मिस्र की सभ्यता वो 3000 संवत पूर्व, 3000 BCE में। ठीक है, 3000 BCE में। उसके बाद यहाँ पे जाकर के ये देखो 2000 BCE से पहले और यहाँ पे 3000 के बाद इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ? सरस्वती और सिंधु सभ्यता। ठीक है, जिसको हड़प्पा सभ्यता हम लोग बोलते हैं। तो इसका क्या टाइम, यहाँ पे टाइमलाइन क्या है? 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व। ठीक है, जिसको कि बोलते हैं BCE। 2600 से 1900 BCE। आप लोग को जो लगता है आप लोग पेन पेपर ले के बैठा करो और जो भी इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है आप उसको नोट करते जाना। ठीक है, धीरे धीरे जब लोग एक साथ एक जगह रहना शुरू कर दिए तो फिर वहाँ पर कृषि होने लगी तो वहाँ पे धीरे धीरे लोग व्यापार भी स्टार्ट कर दिए। तो व्यापार करने के लिए फिर बाहर जाना शुरू कर दिए। तो मतलब जो गांव का विकास हुआ, गांव से हम लोग शहर की तरफ भागे और शहर का विकास होना शुरू हुआ। तो हम लोग ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गाँव से शहर की ओर। ठीक है, गाँव से नगर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो एक टर्म है सहायक नदी। सहायक नदी जानते हो ना, जो एक मुख्य नदी है, जैसे गंगा मुख्य नदी है, इसके इधर से आकर के बहुत सारी नदियाँ मिलती होंगी। जैसे यहाँ यमुना मिली, यहाँ पर सोन मिली। ठीक है, यहाँ पे कोसी मिली। ठीक है, तो ये क्या है? यमुना, सोन, कोसी, ये सब क्या है? ये गंगा की सहायक नदी है। यानी एक जो बड़ी नदी है उसमें जो छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो बड़ी नदी मुख्य नदी हो गई और सहायक नदी उससे आकर के जो मिलती है वो सहायक नदी हो गई। ठीक है, तो पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित है। पंजाब जानते हो, पंजाब का क्षेत्र, और सिंध पाकिस्तान में के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ सिंचित करती है। समझ गए? सिंधु की और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है सिंधु की? बताओ जल्दी से। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, सतलज। ये पांचों इसकी रिवर प्लस सिंधु, ये सब मिल करके इस क्षेत्र को सिंचित करती थी। ठीक है, सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। ठीक है, और इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों पहले एक अन्य नदी सरस्वती होती थी, जो कि अभी सूख चुकी है, और बारिश होती है तो उस टाइम में आ जाती है। हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्र से होकर प्रभावित होती थी। ठीक है, 3500 सामान्य संवत पूर्व से इसे पूरे क्षेत्र में गाँव, मतलब इस पूरे क्षेत्र में जो ये क्षेत्र था, यहाँ पे क्या हुआ कि गांव जो था वो नगर में परिवर्तित हो गया 3500 BCE के आसपास। ठीक है, ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के पास। ठीक है,
तो मैंने पहले जो बताया यहाँ पर जो एक था यहाँ पे, इसको BCE को अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो इसे ईसा पूर्व समझ लेना, ठीक है, समझे, वही है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब नगर में परिवर्तित हो गए तो लगभग 2600 BCE में, ईसा पूर्व में क्या हुआ कि व्यापार बढ़ता गया, और जो विनिमय के कारण जो है, मतलब एक दूसरे से जो सामान, कुछ सामान हम जैसे क्या होता था, बार्टर सिस्टम बोलते थे इंग्लिश में इसको, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब मुझे अगर मैं टमाटर उगा रहा हूँ, कोई आलू उगा रहा है, तो क्या करेंगे, हम टमाटर दे देंगे, हमको ज़रूरत है तो टमाटर दे देंगे उसको ज़रूरत है, और उससे हम क्या करेंगे, आलू ले लेंगे क्योंकि आलू हमको ज़रूरत है। तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते थे। इसी विनिमय के कारण क्या हुआ, नगर जो है ना महानगर में तब परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो क्षेत्र धीरे धीरे वहाँ पर लोग व्यापार के लिए जाने लगे और क्षेत्र विकसित होते चला गया। इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता कहा, हड़प्पा सभ्यता कहा, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा। आप लोग समझ सकते हो कि क्यों कहा इन लोगों को, इसको बताओ क्यों कहा इसको, सिंधु सभ्यता क्यों कहा, क्योंकि जो सिंधु नदी के किनारे थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा, क्योंकि पहला शहर कौन था, हड़प्पा था। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हो जाता है कि हड़प्पा ही सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला जो खुदाई वाला शहर था वो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता तो आप समझ ही रहे हो, सिंधु नदी और सरस्वती नदी उस समय में बहुत डेवलप थी। सरस्वती नदी अभी तो सूख चुकी है, तो दोनों के वजह से इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे, क्योंकि ये लोग हड़प्पा के थे। ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। तो मैंने अभी बताया था क्या था, पहले उधर मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, जो टाइमलाइन के हिसाब से बोलते हैं, मिस्र की सभ्यता, उसके बाद क्या हुई, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। इस विकास की प्रक्रिया जो ये डेवलपमेंट हुआ, इसको भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नगर यहाँ पे डेवलप होने शुरू हो गए थे और डेवलप हो चुके थे, बहुत ही परिपक्व स्थिति में थे। उसके बाद फिर देखोगे आप तो इसका पतन हुआ, उसके जाके फिर से ग्रामीण की ओर लोग जाने लगे। अभी देखेंगे हम लोग कि क्यों ग्रामीण की तरफ गए हम लोग, ग्रामीण पृष्ठभूमि की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इसको चलिए पढ़ चुके हैं, ये मैंने बता दिया कि हड़प्पा ही पहला उत्खनित शहर था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब देखिए इस इमेज को देखिए, यहाँ पर सिंधु नदी आप देख रहे हो, इसके बहुत सारे कौन से सहायक नदी हैं, ठीक है। ये सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सब मिल करके यहाँ पर सिंधु और सहायक नदी सिंधु का बेसिन बनाती है। तो इसको याद करने का यहाँ पे एक ट्रिक है, झड़ 24, इसको 5 बार बोलना, झड़ 24। झ से झेलम, र से रावी, च से चेनाब, ठीक है, वी से व्यास और सतलज, ठीक है, सतलज, ठीक है। तो झड़ 24, तो इसको याद कर लेना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ शहर दिए गए हैं और ये आधुनिक राज्य हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ये मिलान करना है। धौलावीरा कहाँ पे था, हड़प्पा कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे है, मोहनजोदारो कहाँ पे है, राखी गढ़ी कहाँ है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है। आप लोग बताओ, इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कहाँ पे ये क्षेत्र किससे मिलान होगा इसका, ठीक है। ऊपर मैप में भी दिया गया है, उस अनुमान के आधार पे आप बताना, कोशिश करना, फिर मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। चलिए अब सरस्वती नदी के बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो मानचित्र है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये इसमें क्या है कि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। हम लोगों ने अभी देखा जस्ट पिछले स्लाइड में, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी जो है ये भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, ये नाम से जाना जाता था। मतलब भारत में घग्गर नदी, इसको ही मतलब सरस्वती नदी का ही दूसरा नाम क्या है, घग्गर। सरस्वती का ही घग्गर है, इसको भारत में क्या होता था, घग्गर बोलते थे, पाकिस्तान में हाकरा। तो कभी कभी क्या होता है ना, इसको घग्गर हाकरा भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके किनारे बहुत से पुरास्थल हैं, ठीक है। यह आज एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी आप लोग जानते हो, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान ही बस उसमें पानी आता है, तो मौसमी बोल देंगे, मौसमी नदी बोल देंगे उसको, ठीक है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहले सरस्वती नदी का
उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, समझ गए? इसके बारे में हम अध्याय 7 में अगले 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकल करके समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों के रूप में पूजा गया। यानी देवी भी बोला गया है किसको? सरस्वती को, और एक नदी के रूप, दोनों के रूप में पूजा गया है। ठीक है, बाद में इस ग्रंथ में क्या वो कोई बहुत सारे ग्रंथ में पता चला कि ये नदी सूख चुकी है और लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है इसका, कि लुप्त हो चुकी है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग जानते हो कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? बताओ जल्दी से। दयाराम साहनी, इसको याद रख लेना। ठीक है, हड़प्पा की खोज। और मोहनजोदारो की? मोहनजोदारो की बताओ। राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा का दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी मोहनजोदारो का। यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग नगर नियोजन को देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं। ये लगभग 1924 के आसपास किया गया है। ये एग्जैक्ट 1920-21 है। ठीक है, 1924 के आसपास किया गया है। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले। पुरास्थल मतलब पुराना स्थल, जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही सब कुछ मिले, स्थल जितने भी थे। बाद में कुछ अन्य नगर मिला, जैसे धोलावीरा, ये कहाँ है? गुजरात में। राखी गढ़ी, ये हरियाणा में। ये याद कर लेना। और ये देखो गंवेड़ी वाला, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी सब आप लोग सुने होंगे, लेकिन ये वाले एनसीईआरटी में ये गंवेड़ी वाला का यूज किया गया है। ठीक है, ये एक नया प्रदेश का यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के चोलिस्तान में। ठीक है, मरुस्थल में। सैकड़ों छोटे स्थल गुजरात में। लोथल, लोथल जानते हो क्या है? गुजरात का बंदरगाह था। इस कुछ की खुदाई भी हुई। इस प्रकार खोजें आज भी जारी हैं, मतलब आज भी चल रहा है। सरस्वती नदी के द्रोणी में न केवल 2 महानगर राखी गढ़ी और गेवड़ी वाला आते हैं, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर आते हैं। जैसे हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा, ये याद करने वाला है, कालीबंगा राजस्थान में। कुछ अन्य नगर जैसे हरियाणा का है भिर्राना, बनावली हरियाणा, ये सब क्या है? ये सब वहाँ पे पूरा स्थल है। ठीक है, हम लोग जो मैप देखे थे ऊपर में, उस मैप में आप लोग विभिन्न क्षेत्र को देखते होंगे जो पूरा स्थल है। तो उसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि कितनी सघन वहाँ पे शहर थे एक दूसरे के आसपास। ठीक है, अब देखिए आते हैं यहाँ पे। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए। सुनियोजित योजना मतलब जहाँ की सड़कें काफ़ी चौड़ी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उस समय इसको जो डिज़ाइन किया गया होगा ये गूगल मैप से डिज़ाइन किया हो गया, इस तरह से ऐसा लग रहा है। ठीक है, सड़कें काफ़ी चौड़ी थीं। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? काफ़ी बहुत चौड़ी हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर बहुत सारे नगर ऐसे थे जिसको चारों ओर से किलेबंदी की गई थी, यानी चारों तरफ से उसको किला बना करके घेर दिया गया था। ठीक है, शहरों को। और ये लगभग में नगर 2 विशिष्ट भाग में मिलते थे, जैसे ऊपरी नगर और निचला नगर। तो ऊपरा जो ऊपरी नगर थी, जो ऊपर में था, वो क्या था? लगभग अभिजात वर्ग, यानी जो बड़े लोग रहते थे, जो इम्पोर्टेंट लोग रहते थे, वो ऊपर में रहते थे। और निचले नगर में मतलब जो गरीब मजदूर आदमी रहते थे, साधारण लोग, नॉर्मल समझ लो, वो लोग रहते थे। ठीक है, जैसे कुछ बड़े भवन का उपयोग सामूहिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। जैसे गोदाम आप देख लो। गोदाम क्या है? जहाँ परिवहन जो था कि जाने वाली वस्तु, जैसे यहाँ से वहाँ से कुछ वस्तु लेके गए तो उसको कहाँ रखेंगे? गोदाम में। आजकल भी रखते हैं उसमें, लेकिन उस समय में सोचो कि ये चीज़ डेवलपमेंट थी। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकार के निजी घर मिलते थे, अलग अलग टाइप के। जैसे सड़क है तो यहीं आसपास में एक निजी और कुछ निजी टाइप का घर मिलते थे यहाँ पर। ठीक है, रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों में के निर्माण की गुणवत्ता एक समान, मतलब जो यहाँ पर जो गुणवत्ता है, भले ही वो छोटा हो या बड़ा घर हो। ठीक है, तो साइज अलग हो लेकिन गुणवत्ता सबका सब कुछ सेम मिलेगा। ठीक है, समानतः इन भवनों के ईंटों में निर्माण में ईंट का प्रयोग किया गया था, लेकिन एक में पत्थर का प्रयोग किया गया था। आप लोग बताओ कि कहाँ पे पत्थर का प्रयोग किया गया है? धोलावीरा में। ठीक है, कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो गया। जैसे मोहनजोदारो, यहाँ का एक प्रसिद्ध स्नानागार है, महान स्नानागार। ये आप देखो यहाँ पे, ये क्या कितना डेवलप लग रहा है। उस टाइम में सोचो आप, मिलेगा तो क्या हुआ? ये टिकटॉक पे वायरल नहीं होता तो क्या होता बताओ अगर अभी टाइम में किसी को मिल जाता ये तो। इसका आकार 12x7 मीटर है, 12x7। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री है, मतलब जल को रोकने वाला डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमिन लगाया गया था। ठीक है, ताकि पानी को रोका जाए, बाहर उधर रिस न जाए। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं, उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है।
तो आप समझ लो क्या क्या है वहाँ पे लोग कपड़े बदलते होंगे, या वहाँ पे यहाँ से बाथ पे निकलने के बाद थोड़ा पानी वानी डालते होंगे अपने शरीर पे। तो समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। आप आजकल देखते होंगे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल कभी कभी पूरा गंदा हो गया, अगर बहुत दिन से 1-2 दिन यूज होगा तो साफ़ करते होंगे कुछ दिन के बाद, तो उसको निकालने के लिए क्या होता होगा, वहाँ पे उसको पानी निकासी के लिए कुछ होगा नाली। तो उसी हिसाब से उस समय भी नाली था यहाँ पे। अब सोच लो, स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भर दिया जाता था, जैसे आजकल स्विमिंग पूल वगैरह होता तो उस तरह से होता था। ठीक है, आप लोग ये इमेज तो आप लोग देख ही लिए। ठीक है, ये कालीबंगा का है, और ये देखो धोलावीरा का। यहाँ पर देखो, ये तो घर तो है ही, घर है। यहाँ देखो रोड, देखो समकोण पे काट रहा है ना, यहाँ पे जा रहा है। आजकल भी अगर गांव में जाओगे तो भी आपको कहीं लगेगा कि यहाँ से रोड आ रही है, इधर है, ऊपर से ये रोड इससे जा रही है, मतलब कोई एक आकार नहीं है। लेकिन उस समय में देखो आप 90 डिग्री पे ये था। सोचो 90 डिग्री पे ये रोड बने हुए थे, कितना उन्नत चीज़ था उस समय। ठीक है, देखो ये बात तब तो देख लिया आपने, महान स्नानागार देख लिया। आपको क्या लग रहा है इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा, बताओ। तो जो पुरातत्ववेत्ता थे, जो खुदाई वुदाई करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, वो क्या करते थे, वो बोले हैं कि अपना अपना सबका अलग अलग व्याख्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार था, केवल राजसी, कुछ लोग बोलते हैं केवल राजसी परिवार, यानी जो राजा वगैरह थे उनका परिवार ही वहाँ पर स्नान करने आता था। कुछ लोग बोलते थे कि ये धार्मिक कार्य के लिए प्रयुक्त होता था स्नानागार। लेकिन ये जो है सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, ये मतलब इनका कहना है कि जो पुरातत्वविद है कुछ का, वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सार्वजनिक स्नानागार होता तो लोग के अपने निजी घर में भी स्नानागार थे, टॉयलेट था, तो फिर वो वहाँ पे जाकर के क्यों वॉशरूम में यूज करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग समझ रहे हो कि क्या है, धार्मिक कार्य के लिए यूज होता होगा। चलिए फिर देखते हैं। अभी देखिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक जल प्रबंधन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था वहाँ पे। अभी के टाइम में आप देखते हो कितनी गंदगी होती है, आजकल जाकर के कुछ साफ़ सफाई वगैरह होने लगा है और नालियों का इस्तेमाल होने लगा है, तो पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन उस टाइम में सोचो आप, जल प्रबंधन के लिए नालियाँ बनी हुई थी, नालियाँ पानी निकलने के लिए। आप सोचो, देखो यहाँ पे हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों का स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करता था, जो हम लोगों ने देखा। अपना निजी स्नानागार अपने अपने घर में था। ये नगर जल निकासी प्रणाली से जुड़े हुए थे, मतलब जैसे जो भी घर था, जैसे मान के चलो ये टॉयलेट है, जैसे आजकल होता है, ये टॉयलेट से क्या हुआ, यहाँ बगल में नाली जा रही है, उस नाली से जुड़ा हुआ है, वो नाली जाकर के धीरे धीरे जाकर के एक मेन नाली है, उस नाली से जुड़ जाता है, और यहाँ पे दूसरी, और वो मेन नाली जाकर के नदी में जाती है, नदी जाकर के समुद्र में गिर जाता होगा। ठीक है, तो ये उन्नत वहाँ पे जल प्रणाली थी। ठीक है, जल निकासी प्रणाली का जो नाला होता था वो क्या होता था, वो सड़कों के नीचे होता था। ठीक है, सड़कों के नीचे होता था, और इसमें से अपशिष्ट जल बहता था। अपशिष्ट मतलब गंदा जल जो होता है। ठीक है, ये आप देख लो, इसको अच्छे से देख लो। एनसीईआरटी आप लोग लिए कि नहीं लिए, उसको आप खुद से भी पढ़ो अच्छे से। फिर कोई दिक्कत हो, मैं तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे एलिब्रेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है जलाशय। जलाशय आप समझ रहे हो, जल यहाँ इकट्ठा होता होगा। ठीक है, तो ये विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान है, मतलब कोई भी, या तो हो सकता है कि नेचुरल हो या तो कृत्रिम हो, यानी मानव के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, जहाँ पे जल का भंडार होता होगा। ठीक है, ये जलाशय। तो मोहनजोदड़ो में जो है, मोहनजोदड़ो में यहाँ पे ईंट से बना हुआ कुआं मिला है, वहाँ से पानी निकालते थे वो लोग। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे तालाब भी मिला है, झरना भी मिला है, और मानव निर्मित जलाशय भी मिला है। तो धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात के कच्छ में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। धौलावीरा में क्या हुआ, पत्थर और यहाँ तक चट्टान को भी काट करके कम से कम 6 विशाल बहुत बड़ा बड़ा जलाशय का निर्माण किया गया है। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे कि पूरा पानी वहाँ पे इकट्ठा होता था। ठीक है, और वितरण करने के लिए भूमिगत छोटा छोटा नाली से जोड़ दिया गया था। ठीक है, जलाशय को, जैसे आजकल नहीं देखते हो, एक जगह तालाब है, वहाँ से सिंचाई खेत में कैसे जाता है, तो वहाँ से फिर जैसे वहाँ से निकाले, वहाँ से नाली से लेकर के दूसरे खेत में जोड़ दिए, वो खेत भरा तो वहाँ से दूसरे खेत में जोड़ दिए। तो इसी टाइप से होता था, वो सब भूमिगत होता था। सोचो कि बाहर नहीं, खुला हुआ नहीं है, ज़मीन के अंदर ही वो नाली बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यही देखो चट्टान काट के बनाया गया है, ये लंबा जलाशय। ठीक है, आप एक बात सोचो, यहाँ पे बोल रहा है विचार करने के लिए
कि जो ये जलाशय वगैरह का निर्माण हुआ होगा, इसमें कितने मजदूर लगे होंगे, श्रमिक लगे होंगे, बहुत बड़ी संख्या में। और इसको किसी तरह से गाइडलाइंस मिला होगा, इसको कोई मेंटेनेंस करने के लिए कोई वहाँ पे होगा, ठीक है। इस सब को रुपया कौन दिया होगा, ठीक है। इसका रख रखाव के लिए जब नालियाँ भर जाती होंगी, गंदी होती होंगी, तो फिर उसको साफ़ सफाई के लिए भी रखता होगा, तो इस मैनेजमेंट को कौन देखता था। तो आप सोचो कि उस समय में क्या, ये सब सोचने वाली बात है। आप कल्पना कीजिए ये सब चीज़ कि क्या होता होगा आजकल के समय से, आजकल के समय में क्या होता है, और उस आधार पे आप पुराने उस समय को आप अच्छे से मिलाओ और देखो कि क्या क्या चेंजेज आई हैं या यही चीज़ें होती थी, ठीक है। देखिए इसी आधार पे मैं कुछ MCQ आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 MCQ हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रमुख थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सत्य है? और हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापार करते थे? आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं उतने मार्क्स आप लिखो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ो देसी, पास करो BPSC। थैंक यू। लाइक करो, ये मेरी कॉपी का खर्चा है। और आप MCQ लगाओ, और MCQ में जितने नंबर आते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर हड़प्पा वाले YouTube पे होते अभी के टाइम में तो उसका नाम होता है स्मार्ट सिटी हड़प्पा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ो देसी, पास करो BPSC।